तो चलिए बात कर लेते हैं इंटीग्रेटर की, जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इंटीग्रेटर भी एक टॉपिक होता है। तो इसकी बात चलिए कर लेते हैं। तो इंटीग्रेटर क्या है? तो इंटीग्रेटर बनाने के लिए अगर हमको ऑपरेशनल एम्पलीफायर की मदद से इंटीग्रेटर बनाना है तो क्या करते हैं हम, जो फीडबैक पे आपने रेजिस्टेंस RF लगाया था तो वहाँ पर हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या बन जाता है, आपका इंटीग्रेटर बन जाता है। ये आपका निगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल को आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर ग्राउंड कर दीजिए, और यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल पर आप कोई V इनपुट लगा दीजिए, और यहाँ से कोई करंट I1 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू अब यहाँ पर देखिए, इंटीग्रेटर में हम क्या करते हैं, फीडबैक में हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। फीडबैक में हम क्या करेंगे, कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको ऑपरेशनल एम्पलीफायर की मदद से इंटीग्रेटर बनाना रहता है तो हम फीडबैक में कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर ये V आउटपुट हो जाएगा। तो इसको मान लीजिए आपका VA है। तो देखिए, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग VA की वैल्यू हो जाएगी 0। तो आप क्या कीजिए, अप्लाई कर दीजिए KCL एट नोड, ये वाला नोड जो है 1, इसको मान लीजिए 1। तो अप्लाई कर दीजिए KCL, एट नोड 1 अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, VI माइनस VA अपॉन R इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए करंट आपका IF था। अब IF की वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर जब वोल्टेज की वैल्यू 0 होती है, गेन की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो IF जो है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है। क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल के कारण इसकी वैल्यू को हम 0 के बराबर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा I1 इज इक्वल टू I2 प्लस IF। यहाँ मान लीजिए I2 करंट गया, ठीक, और ये IF करंट गया, तो IF की वैल्यू तो हो जाएगी 0। अब हमको I2 का एक्सप्रेशन लिखना है। तो I2 का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर VA है, यहाँ पर रजिस्टर नहीं, यहाँ पर कैपेसिटर दे दिया है। तो कैपेसिटर के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे CdV/dt वाला जो फार्मूला होता है कैपेसिटर का, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो I2 की जगह क्या लिखेंगे, I2 की जगह लिखेंगे करंट का एक्सप्रेशन। अगर कैपेसिटर दिया होता है तो करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, CdV डेल्टा V बाई डेल्टा T। अब यहाँ पर V, इसको VC मान लीजिए। VC मतलब चेंज इन वोल्टेज। ये क्या है, ये आपका VC है, ये आपका VC है। तो अगर हमको आगे इसको सॉल्व करना है तो VI माइनस VA अपॉन R इज इक्वल टू C। अब VC की वैल्यू क्या हो जाएगी, VA माइनस V आउट। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए डेल ऑफ, माइनस आगे लगा देंगे साइन, VA माइनस V आउटपुट अपॉन डेल T। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होगा कि यहाँ पर हमने माइनस साइन क्यों अप्लाई किया। तो देखिए, ये जो करंट का एक्सप्रेशन होता है, ये आपने फराडे लॉ में पढ़ा होगा कि वहाँ पर हमको अपोज करना होता है, जिस कारण से यहाँ पर हम निगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर करंट का एक्सप्रेशन था और यहाँ पर कैपेसिटर दिया था। तो कैपेसिटर जब आ जाता है तो वहाँ पर लेंस लॉ अप्लाई होती है। लेंस लॉ क्या था, वेन एवर देयर इज चेंज इन, कोई भी चेंज हो तो उसको अपोज करने का काम। तो इसीलिए यहाँ पर हमने निगेटिव साइन का इस्तेमाल कर दिया गया, निगेटिव साइन का इस्तेमाल ही किया गया। अब ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड VA की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ पर VA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो VA की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, VI अपॉन R इज इक्वल टू, यहाँ पर इसकी वैल्यू CF लिख लीजिए, क्योंकि ये CF हमने माना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, CF माना है तो इसकी वैल्यू हम CF लिखते हैं। तो VI अपॉन R माइनस CF डेल V आउटपुट अपॉन डेल T। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन R CF माइनस 1 अपॉन R CF VI इज इक्वल टू डेल V आउटपुट अपॉन डेल T। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन R CF
वी आई डेल टी प्लस सी, ये आपकी क्या आ जाएगी, इंटीग्रेटर की वैल्यू हो जाएगी। वी आउटपुट की वैल्यू क्या आ गई, -1/r इंटू वी आई डेल डी टी प्लस सी एक कांस्टेंट है। अब देखिए, अब इंटीग्रेटर में प्रॉब्लम क्या हुई, अब इसके लिमिटेशन क्या हुआ, क्यों हमने ऑपरेशनल में इंटीग्रेटर जो था उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो गेन की वैल्यू थी लो फ्रीक्वेंसी रेंज पर भी क्या हुआ कि जो गेन की वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई। तो पहला लिमिटेशन ये है सिंपल, ये आपका सिंपल इंटीग्रेटर था। क्या है, सिंपल इंटीग्रेटर। अब प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर में क्या होता है, यहाँ पर कैपेसिटर के पैरेलल में हम एक रजिस्टर की इस्तेमाल कर देते हैं, तो जिससे इंटीग्रेटर का जो लिमिटेशन है वो क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो इंटीग्रेशन के लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए हमारा, सिंपल इंटीग्रेशन की लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए हमारा प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर का इस्तेमाल किया गया। तो प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर में क्या करते हैं, यहाँ पर हम सी एफ की जगह आर एफ की वैल्यू एक रजिस्टर और लगा देते हैं, जिससे ये हाई वोल्टेज का जो लो इनपुट पर, लो फ्रीक्वेंसी रेंज पर भी जो हाई गेन की वैल्यू है वो आता है, तो वो सॉल्व हो जाता है। तो बात कर लेते हैं सिंपल इंटीग्रेटर का लिमिटेशन क्या था, फिर इसके बाद मैं आपको इसका प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, और उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं हम लिमिटेशन ऑफ सिंपल इंटीग्रेटर। तो बात करते हैं किसकी, लिमिटेशन क्या था ऑफ सिंपल इंटीग्रेटर। तो लिमिटेशन क्या था सिंपल इंटीग्रेटर का, तो पहला लिमिटेशन था कि विथ द लो फ्रीक्वेंसी रेंज द गेन की वैल्यू क्या थी, इज वेरी हाई। लो फ्रीक्वेंसी रेंज पर भी गेन की वैल्यू क्या हो जाती थी, वेरी हाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर है सी एफ क्या हो जाता था, सी एफ हायर फ्रीक्वेंसी रेंज पर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता था, जिससे गेन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाती थी। पहला लिमिटेशन तो ये था। और दूसरा लिमिटेशन की बात करें, अगर हम इसको हाई फ्रीक्वेंसी रेंज पर अप्लाई करें, इवन अगर हम इफ वी ऑपरेट एट ए हायर फ्रीक्वेंसी देन आउटपुट get saturated due to the input offset voltage। दूसरा लिमिटेशन क्या था कि अगर हम इसको ऑपरेट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पर, तब भी आउटपुट क्या हो जाता था, सैचुरेट हो जाता था। क्यों सैचुरेट हो जाता था, ड्यू टू इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के कारण ये सैचुरेट हो जाते थे। तो ये दो इनके लिमिटेशन थे। सिंपल इंटीग्रेटर का दो लिमिटेशन था। पहला लिमिटेशन था कि लो फ्रीक्वेंसी रेंज पर गेन की वैल्यू बहुत हाई थी। दूसरा लिमिटेशन था कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो वहाँ पर आउटपुट सैचुरेटेड रीजन में चला जाता था ड्यू टू इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के कारण। अब इसके लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए हमने प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर का इस्तेमाल किया। अब प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर क्या होता है, तो देखिए जैसे आपने सिंपल इंटीग्रेटर अभी पढ़ा है कि फीडबैक में हम सी एफ लगाते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, अगर इसको हमको प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर बनाना है, मान लीजिए इसी को हमको प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर बनाना है, तो प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर में हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में हम एक रजिस्टर लगा देंगे, जिससे जो इसका लिमिटेशन था सिंपल इंटीग्रेटर का वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इसके पैरेलल में हमने अगर रजिस्टर लगा दिया तो जो सिंपल इंटीग्रेटर का लिमिटेशन था वो सॉल्व हो गया। क्या सॉल्व हो गया कि जो हमको लो फ्रीक्वेंसी रेंज पर हाई गेन मिलता था वो अब नहीं मिलेगा, और नो ऑफसेट होगा, कोई भी ऑफसेट वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो ये दो लिमिटेशन इसके क्या हो गए, सॉल्व हो गए, अगर हमने प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर का इस्तेमाल किया। तो सिंपल इंटीग्रेटर को
कंस्ट्रक्ट करने में हमको क्या मिला, इसका लिमिटेशन क्या था कि विथ ए लो वोल्ट फ्रीक्वेंसी रेंज गेन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई। दूसरा लिमिटेशन था कि अगर हम इसको ऑपरेट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पर तब भी आउटपुट सैचुरेटेड रीजन में चला जाता था ड्यू टू इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो इसके लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए हमने प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर का इस्तेमाल किया। प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर क्या था, हमने कैपेसिटर के पैरेलल में एक रजिस्टर लगा दिया जिससे इसका ऑफसेट की वैल्यू सॉल्व हो गई और फ्रीक्वेंसी रेंज का गेन भी अब कम हो गया। तो ये प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर का बात हमने कर लिया। तो आई थिंक ये इस इंटीग्रेटर सिंपल इंटीग्रेटर का आपको डेरिवेशन पूछेगा तो ये आप लिखेंगे और इसकी लिमिटेशन को लिख देंगे। अगर प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर पूछता है तो प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर में आप बस इसका ये बता देंगे लिमिटेशन क्या था और प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर का ये वाला सर्किट बना देंगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या था प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर का, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी में आपका ग्राफ बनेगा, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी में आपका ग्राफ बनेगा। और ग्राफ कैसा बनेगा, अब मैं आपको यहाँ पर इसको दिखाता हूँ कि कैसा ग्राफ बनेगा। सिंपल इंटीग्रेटर में क्या था और प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर में क्या था फर्क। तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर ये आया इस तरह से और ये वैल्यू ऐसे हो गई। तो देखिए सिंपल इंटीग्रेटर में क्या था, ये वैल्यू यहाँ से आई ऐसे इस तरह से कुछ आई, ये आपका क्या था आइडियल रिस्पॉन्स, ये आइडियल रिस्पॉन्स था किसका, ऑफ ए प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अब यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है ये RF अपॉन R इन डेसिबल में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं 3 डेसिबल के अराउंड, तो ये जो होता है यही एक्चुअल रिस्पॉन्स होता है। यही जो क्या है एक्चुअल रिस्पॉन्स होता है। एक्चुअल रिस्पॉन्स होता है किसका, ऑफ प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर का। ये आपका आइडियल रिस्पॉन्स है, ये आपका एक्चुअल रिस्पॉन्स है। ये वैल्यू होती है RF अपॉन R के बराबर, ये वैल्यू FA है, ये वैल्यू FB है। FA की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 RF अपॉन C1 CF। वहीं FB की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 RCF। तो यह है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या था। ये आइडियल रिस्पॉन्स था यानी जिसको हम काल्पनिक कह सकते हैं वो रिस्पॉन्स, और ये ही एक्चुअल रिस्पॉन्स है किसका प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर का। 3 डेसिबल के अराउंड होता है ये वैल्यू। यहाँ पर FA की वैल्यू क्या थी 2 RF अपॉन CF और ये FB की वैल्यू 2 RCF।